हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सीरीज है उसके छठे लेक्चर की तरफ हैं आज हम लोग। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर यूपीपीएससी के लिहाज से देखा जाए तो ये टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर यहाँ से हर साल एक सवाल या कम से कम दो सवाल यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ओके, अभी हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल किस रेंज के आते हैं और लगभग कितने आते हैं। ओके, तो बेसिकली ये आज के समय में अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही रेलिवेंट एक इन्वायरमेंटल टॉपिक हैं जो कि पूरी दुनिया इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली लगी है, यानी इसको ठीक करने के लिए लगी हुई है। ओके, तो इसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। यही रीज़न है कि ये टॉपिक जो है कि किसी भी एग्ज़ाम में यूपीएससी को लेकर भी अगर देखें आप तो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है, और यूपीपीसीएस या किसी और स्टेट के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा मैं ये टॉपिक को खुद आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी आप ध्यान से अगर इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट कितना है। ओके, तो हम लोग सीधे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो है क्या, और इसके साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या होता है। ओके, तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ से मतलब कवर करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में उसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि अगर इन केस कभी फ्यूचर में वापस वो सवाल रिपीट हो या वो टॉपिक रिपीट हो तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो आखिर होता क्या है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ इफेक्ट की बात कर रहा है, यानी जो ग्रीन हाउस है वो क्या होता है उसको देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना उसकी बात कर रहा है, यानी ग्रीन हाउस गैस। तो एक नहीं है, कई गैसेस होती है, इसलिए यस लगा दिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात किया जाए बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ये बेसिकली अगर इसको बहुत ही समराइज फॉर्म में देखा जाए तो इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर जो होता है उसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं। ग्लोबल का मतलब है कि इस पूरे ग्लोब में या इस पूरे प्लैनेट में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी यह बेसिकली वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल यानी जो एटमॉस्फेयर है उसकी कुछ गैसें जो सूरज की किरणें आती हैं और उनके अंदर जो थोड़ी गर्मी होती है यानी जो हीट होता है उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं, और इसी प्लैनेट मतलब इस धरती पे जो गैसेस होती हैं इसी ट्रोपोस्फियर वाले रेंज में रह जाती हैं, जिस वजह से वो क्या होता है कि पृथ्वी को गर्म रखने में मदद भी करती हैं। यानी मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो बेसिकली इज़ द रिजल्ट ऑफ, या यूँ कह लीजिए कि इज़ व्हेन गैसेस इन एयर ट्रैप हीट, यानी व्हेन गैसेस इन द एयर trap heat from the sun, यानी जो सन से आने वाली हीट होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जा रही हैं वो उनको ट्रैप कर लेती हैं, यानी उनको पकड़ लेती हैं बेसिकली, एंड कीप दी अर्थ वार्म। ओके, यही इसका मेन इफेक्ट है किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस को अगर हम लोग समराइज करने की कोशिश करें कि ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो वायुमंडल की कुछ गैसें होती हैं वो सूरज की गर्मी को रोक लेती हैं या एब्जॉर्व कर लेती हैं और पृथ्वी को गर्म रखती हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और जो सनरेज आती है यानी जो सूरज की किरणें आती हैं वो मुख्यतः उनमें जो इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, उन्हीं का ये मुख्य रूप से काम होता है। ओके, सनरेज जो होती है वो काफ़ी रेडिएशन की मिक्सचर होती हैं, उनमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उन्हीं का ये काम है कि वो गैसेस उनको ट्रैप कर लेती हैं और वही आगे चल करके इस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि अगर इस पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होता,
तो लगभग एक बार ये सवाल आ चुका है। तो हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी पे जो वातावरण, वायुमंडल में जो वातावरण मतलब बेसिकली जो गैसेस पाई जाती हैं, अगर वो इस पृथ्वी से रिमूव कर दी जाए तो हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर होगा वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। यानी ये गैसेस कितनी लाभदायक हैं या इन गैसों का प्रेजेंस इस पृथ्वी पे कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आप इनके अब्सेंस के सिनेरियो को देखकर लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये मोटे तौर पे हो गया। ओके, अगर ग्रीन हाउस गैसेस का एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग ये भी नोट कर लीजिए कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात किया जाए तो प्राइमरी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, प्राइमरी ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, अक्सर ये एग्जाम में सवाल यहाँ से ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ओके, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ सॉरी तो प्राइमरी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो होता है नेचुरली जो होता है वो वाटर वेपर होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये नेचुरली इस प्लेनेट पे या इस धरती पे पाया जाने वाला एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, वाटर वेपर। इसके अलावा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर देखा जाए तो मीथेन होता है। मीथेन के अलावा अगर देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं यानी CFCs होता है। और ओजोन जो होता है, ओजोन जो होता है वो भी एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। ओके, ओजोन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है जो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, एक होता है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। जो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है वो एक हिसाब से पॉल्यूटेंट का काम करता है, और जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वो जो सनरेज से हानिकारक रेज आती हैं, बेसिकली उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओके, तो ये दोनों तरीके का काम करता है और दो तरीके के लेयर में पाया जाता है। जो धरती से सबसे नज़दीक यानी सबसे जो धरती से सटा हुआ लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल। ओके, इसके ऊपर मतलब ये ट्रोपोस्फीयर में आप देखिएगा तो जो जितनी नेचुरल फेनामेना होती है वो देखने को आपको मिलती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये नेचुरल जो फेनामेना आपको देखने को कम मिलेगा। ओके, तो स्ट्रेटोस्फीयर में मेजॉरिटी मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ कि जो ओजोन लेयर होता है, जस्ट अ मिनट, जो ओजोन लेयर होता है ये 10% के आसपास ये ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, ट्रोपोस्फीयर में। और लगभग ये 90% के आसपास ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर सवाल आएगा इन फ्यूचर तो मतलब इस सीरीज़ के सॉल्व करने के दौरान मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि जो ओजोन लेयर होता है वो दोनों लेयर में पाया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें मुख्यतः मैंने आपको 6 बताया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे अगर फार्मूला इसका लिखें तो ये N2O होता है, इसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। ओके, और कार्बन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके साथ साथ मैंने बताया आपको ओजोन लेयर। ओके, ओजोन गैसेज। ओके, तो ये 6 मुख्य रूप से बताया मैंने। इसमें जो वाटर वेपर होता है ये मेजॉरिटी पे अगर देखा जाए तो ये नेचुरली पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज में ये इम्पैक्ट डालता है। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इसके बाद सेकंड नंबर पे। तो ये आपका कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोग मोटे तौर पे समझने की कोशिश किया। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ओके, क्लाइमेट चेंज की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है ना कि जो पृथ्वी के मौसम में लंबे समय तक होने वाला जो बदलाव होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। यानी ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म फेनामेना है, लॉन्ग टर्म आप चेंजेस कह लीजिए या फेनामेना। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ चेंजेस। ओके, यानी लंबे समय तक इस पृथ्वी के मौसम में जो बदलाव आपको देखने को मिलता है उसी को बोला जाता है क्लाइमेट चेंज। ये कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, या बारिश के जो पैटर्न आते हैं उनमें कोई बदलाव चेंजिंग देखने को मिलना, या जो वेदर होते हैं यानी जो मौसम होते हैं वो काफ़ी हार्श कंडीशन में हो जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, या बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना, या बहुत ज़्यादा ठंडी का आ जाना, ये सब क्या होते हैं वेदर के हार्श कंडीशन होते हैं। तो इन्हीं तरीकों मतलब इन्हीं कुछ चीज़
कुछ चीज़ों से जो होता है क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता है। ओके, अगर क्लाइमेट चेंज के मेन कॉज अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से एंथ्रोपोजेनिक होता है, यानी ये ज़्यादातर मैन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी जो मनुष्य द्वारा एक्टिविटी होती है ज़्यादातर उन्हीं की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को देखने को मिलता है। ओके, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जैसे इंसानों का क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में ये तोड़ फोड़ करते हैं, तो इस वजह से जो होता है काफ़ी गैसेज निकलती हैं इंडस्ट्री की वजह से, तो ये कारण हो सकता है। या जो पेट्रोल डीजल को बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, उनके कारण से हो सकता है। या डेवलपमेंट के नाम पे जो जंगलों को काटा जा रहा है उनकी वजह से भी हो जाता है। और या तो जो फैक्ट्रियाँ हमारी होती हैं, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो पॉल्यूशन, उनसे जो पॉल्यूशन निकलता है उनकी वजह से क्या होता है, ये क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक बेसिकली मैं आप बता रहा हूँ, नेचुरल भी होता है लेकिन एंथ्रोपोजेनिक की वजह से ये ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी आपको काउंट बताया है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल हो गया या डिफॉरेस्टेशन हो गया या पॉल्यूशन हो गया, ये सब इसके मेन काज हैं। और ये जो काज हैं ये मुख्य रूप से ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं, यानी इसमें आदमी का रोल है। ओके, और ये कुछ पॉइंट हो गए। अगर इनके इफेक्ट की हम लोग बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आज के समय में अगर देखा जाए तो जैसे टेम्परेचर का बढ़ जाना, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या जो बड़े बड़े जो बर्फ़ की चट्टानें होती हैं जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, उनका गलना यानी उनका मेल्टिंग होना, जो पोलर आइस हैं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपको देखने को मिलेगा, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक जो आइस ग्लेशियर हैं उनका मेल्ट होना। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, तो जो उससे पानी निकल रहा है वो बेसिकली वो सी जो लेवल है उससे राइज कर रहा है। ये भी एक खतरा है किसके लिए, जो स्मॉल आइलैंड हैं समुद्र के अंदर, जो स्मॉल आइलैंड आपको देखने को मिला, जैसे मालदीव हो गया या सेशेल्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब खतरे के निशान में चल रहे हैं। क्योंकि जब ये वाटर का लेवल बढ़ेगा, सी का अगर लेवल बढ़ेगा तो ये डूबने के चांसेस इनके फ्यूचर में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर फ्लड आ रहे हैं, ड्रॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं देखने को मिलता है आपको। इसके साथ आपको हीट वेव देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत से फैक्टर हैं, यानी बहुत से इसके इफेक्ट हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ब्रॉड मतलब आज के समय में चैलेंजेस बना हुआ है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ओके, तो इतना ये आसान तो नहीं है इसको टैकल करना। ये टैकल करना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग के ही भागीदारी की वजह से ये जो थोड़ा बहुत अगर इसको टैकल किया जाएगा तो वो किया जा सकता है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। ओके, अब हम लोग स्टूडेंट इतना अगर समझ लिए हैं तो हम लोग सवाल पे चलते हैं। ओके, तो आज का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पॉस्टुलेटेड बाई, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेप्ट था उसे किसने पॉस्टुलेट या किसने दिया था, बेसिकली इतना समझिए। ये फैक्चुअल नेचर का सवाल है, इसे आप कहीं शॉर्ट नोट्स में एक जगह समरी के रूप में लिख लीजिएगा। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट या फैक्चुअल होंगे जिनके आने के चांसेस होते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप किसी न किसी अपने कॉपी के कॉर्नर पे उसको बनाते चलिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका जोसेफ फोरियर साहब ने दिया था। ये लगभग 1820s के आसपास ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया था। ओके, कब दिया था? 1820 के आसपास के जो टाइम पीरियड था उस समय दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का किसने दिया था? जोसेफ फ्यूरियर साहब ने दिया था। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इनहांस्ड इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू, यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अभी हम लोगों ने इतना मोटा मतलब भारी भरकम इसका लेक्चर हम लोगों ने देखा अभी। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये इन्वायरमेंट में किसकी वजह से इन्हांस हो रहा है यानी बढ़ रहा है। ओके, तो सवाल इसका हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। पहला दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ऑप्शन बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और ये थर्ड आपका दे रहा है ऑक्सीजन है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दीज एबव। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो मुख्य रूप से किसकी वजह से होगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही तो होगा।
तो ग्रीन हाउस गैसेस में मैंने आपको क्या क्या बताया, वाटर वेपर बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताया, मीथेन बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बताया, मैंने आपको ओजोन भी बताया, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी मैंने आपको बताया। तो इनमें जो वो ऑप्शन आपको मिल जाए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, नहीं करता, तो ऑप्शन ए आपका चला गया। ऑप्शन बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल करता है। वाटर वेपर की अगर बात किया जाए, मतलब वाटर वेपर के बाद अगर किसी की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा इस एटमॉस्फेयर पे पहुंचा रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी तक क्रिएट नहीं किया है, ऐसा रिसर्च में अभी तक मिला नहीं है, तो ऑक्सीजन आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी भी आपका चला गया। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेज कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी चारों ऑप्शन में वो कौन सा ग्रुप ऑफ गैसेज है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन देता है। अमोनिया देता है, ओजोन देता है, ओजोन तो देता है लेकिन अमोनिया का भी हम लोगों ने नहीं देखा, तो ऑप्शन ए आपका चला गया। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के बारे में अभी हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में नहीं देखा, तो ये भी आपका ऑप्शन चला गया। ओके, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का तो हम लोगों ने देखा लेकिन कार्बन टेट्राफ्लोराइड का नहीं देखा, तो आपका ये भी ऑप्शन चला गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये एक हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो बेसिकली जो टेम्परेचर हमारे इस ग्लोब पे बढ़ रहा है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल का मतलब हो गया एक हिसाब से पूरा ग्लोब, वार्मिंग का मतलब होता है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं जो गर्म हो रहा है। ओके, यानी जो पूरा ग्लोब ये गर्मी हो रहा है, किस वजह से गर्म हो रहा है? टेम्परेचर के बढ़ने से, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उसके अलावा जो होगा ऑप्शन वही आपका नॉट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मीथेन था, मीथेन बिल्कुल था। CH4, वाटर वेपर था, बिल्कुल था, ये भी था, ये भी था। आर्गन की बात करें तो आर्गन नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन जो है अभी तक, मतलब अभी तक इन द सेंस ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग में उतना मददगार यानी हेल्पफुल नहीं है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं आपके वो करेक्ट हैं क्योंकि वो तीनों ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग सबस्टांस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली। ओके, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता, यानी उसको प्रभाव नहीं पहुंचाता। पहला दे रखा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन बी कह रहा है कि मीथेन। ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी कह रहा है वाटर वेपर। यानी बी सी डी तीनों पहुंचाता है डायरेक्टली, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो होगा, यहाँ पे पूछा है नॉट। ओके, तो ये तो होगा। ओके, ओजोन ये भी होगा। मीथेन की बात करें तो ये भी होगा। ओके, तो ये होंगे। बाकी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो था वो नहीं था। यहाँ पे अगर नाइट्रस ऑक्साइड दिया होता तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता क्योंकि वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, ये पॉइंट थोड़ा माइनर आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मतलब यहाँ पे नॉट दे रखा है तो आप इसको थोड़ा सा मिस नहीं कीजिएगा। तो ये जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग में हेल्पफुल नहीं है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन होता है, यानी इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस एबव। अगर यहाँ पे कोई और ग्रीन हाउस गैसेज रहा होता तो मे भी शायद उसमें अगर देखा जाता, लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं।
ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। आप सिंपली इतना देखिए कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में कितने सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है। तो इसे आप एक जगह शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस आर, इसके बाद जितना एग्जांपल मैंने आपको बताया वो सभी नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये इस सवाल में कह रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, प्रोपेन प्रोपेन नहीं है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। और ओजोन ओजोन होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अगेन वही सवाल आ रहा है, बार बार वही सवाल आ रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन आपका नहीं होता क्या ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो अगेन रिपीट कर रहा है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं काउंट किया जाता। ओके, यानी ये हमारे इस ग्लोब को मतलब ग्लोब में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें उतना मददगार नहीं होता है। तो ए बी सी होता है, लेकिन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी इन चारों में वो कौन सा एटमॉस्फेरिक चेंजेस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में मददगार होता है। ओके, एक एक करके ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा सवाल है। इसको हम लोग अभी, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आगे सवाल पूछना क्या चाह रहा है। ओके, तो सवाल यही सिंपली कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट फैलता है। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। सॉरी, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा देना। ऑप्शन बी कह रहा है कि इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उसका बढ़ जाना। ऑप्शन सी कह रहा है इंक्रीज इन अ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, जो बायोलॉजिकल पॉपुलेशन है उसका बढ़ जाना। ऑप्शन डी कह रहा है कि इंक्रीज इन विंड स्पीड। ओके, एक एक करके हम लोग पहले ऑप्शन को समझते हैं, इसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। ओके, तो सवाल जो कहा है कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो है वो होता है। तो अगर ऑप्शन ए की बात किया जाए स्टूडेंट की इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, तो अगर ये पॉइंट को हम लोग आगे लेकर चले हैं तो ये जो आज के समय में देखा जाए तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है उसकी जो उसमें वृद्धि अगर कर दी जाए तो ग्रीन हाउस पे इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक जो प्लांट होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया है, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, इनमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण ये प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ओके, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव के कारण अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में किसी सार्थक यानी पॉजिटिव वृद्धि का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये उतना मतलब रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक चेंजेस की बात कर रहा है। ओके, ये जरूर है कि ये एक तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा किस पे, एटमॉस्फेयर पे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इस एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए वो उतना ही पौधों को मददगार होगा। ओके, लेकिन इसका कोई एटमॉस्फेरिक चेंजेस के सिनेरियो में फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका उतना होने के चांसेस नहीं है। ओके, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, यानी अगर एक हिसाब से देखा जाए कि जो वाटर वेपर होते हैं एक हिसाब से वो बहुत ही प्रमुख यानी मेन जो ग्रीन हाउस गैस है वो होता है, और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, लेकिन यह ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है इसकी तीव्रता को प्रभावित करता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तीव्र वायुमंडलीय जो गर्मी के कारण इवेपोरेशन होता है उसकी प्रक्रिया बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ये ह्यूमिडिटी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका ये बन रहा है। ओके, तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक चेंजेज है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है कि इंक्रीज इन बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। अब बायोलॉजिकल पॉपुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, और सवाल पूछ रखा है कि एटमॉस्फेरिक चेंजेज का, तो बायोलॉजिकल पॉपुलेशन और एटमॉस्फेयर से कुछ मिलता जुलता ये टर्म समझ नहीं आ रहा। तो ये आपका ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस हैं इफेक्ट है इससे बेसिकली अगर आप देखें तो जो आप यूँ कह लीजिए कि नमी की जो मात्रा है वो नमी नहीं सॉरी
ये आपका इस पर बायोलॉजिकल पॉपुलेशन की बात करा है, तो इससे जो जीवों की जनसंख्या होती है वो बढ़ सकती है। क्यों? कि नमी की अगर मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो वायुमंडल में गर्मी और नमी बढ़ रही है, उससे क्या होगा कि जीवों की संख्या उसी के दौरान बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी और नमी की वजह से क्या होगा कि रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलिटी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। यह रीज़न है कि बायोलॉजिकल जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांसेस है ये होगा। ओके, ये स्टेटमेंट आपका बेसिकली होगा, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा है कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस के बारे में। ओके, तो ये इस जो डिमांड है इसकी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर डिमांड की जो सवाल का डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट में तापमान और प्रेशर को बढ़ा दिया जाए बेसिकली, तो आप ये देखेंगे कि जो विंड है उसकी मूवमेंट ज़्यादा तेज होने लगेगी। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर आपको दो मिलेंगे। ओके, एक आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, एक आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल के डिमांड को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक चेंजेस की बात कर रहा है, यहाँ पे बायोलॉजिकल पॉपुलेशन की में बढ़ोतरी की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, और इसी के साथ साथ आपका ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही नहीं है क्योंकि अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ इसकी वजह से एक पॉजिटिव साइन भी डालेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इस एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस होगा। ओके, आई होप ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो आप कमेंट में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर समझ नहीं आया। मैं वापस किसी सेशन में इस सवाल को रख के वापस इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाई। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है? ओके, तो ऑप्शन दे रखा है ग्रीन हाउस गैसेज, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और इसके अलावा आपका दे रखा है पॉल्यूशन। ओके, तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात किया जाए तो क्लाइमेट चेंज इन चारों की वजह से होगा, यानी तीनों की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज जो होता है इस पर अगर प्रभाव देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस और पॉल्यूशन का, इन दोनों का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। यानी जो ये ग्रीन हाउस गैस और पॉल्यूशन है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया यानी घट रहा है तो क्लाइमेट चेंज पे वो इम्पैक्ट डालेगा। ओके, और ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। ओके, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू क्लाइमेट चेंज। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस और पॉल्यूशन जो है ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रखा है वो क्लाइमेट चेंज के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और यही कारण है कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों जो हैं ए बी सी, तीनों की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू द लाइफ। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग स्टार मार्क्स बना लीजिएगा। हो सकता है मे बी इन फ्यूचर कभी ये सवाल रिपीट हो जाए। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है ओजोन, ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्यों? तो इसका दो रीजन है। पहला पॉइंट ये है कि ये बेनिफिशियल क्यों है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस जितना ज़्यादा होगा प्लांट उतना ही ज़्यादा फूड बनाएगा, प्लांट फूड
उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यानी जो प्लांट फूड जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव करने के कंडीशन में रहेंगे। एनिमल्स सर्वाइवल। ओके, तो ये हो गया इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर इसके नेगेटिव की बात किया जाए तो ये नेगेटिव ये है कि ये बेसिकली आप यूँ समझिए कि ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा ग्लोबल वार्मिंग उतना ही ज़्यादा होगा। ग्लोबल वार्मिंग, ओके, और ग्लोबल वार्मिंग जितना ज़्यादा होगा इस प्लैनेट पे रहना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ओके, तो ये दोनों इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इसके दोनों इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। यानी इस पृथ्वी पर कार्बन साइकिल जो चल रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऐड नहीं करेगा, यानी कौन सा नहीं जोड़ पाएगा, यानी कौन सा नहीं बढ़ाएगा। ओके, सवाल के कहने का मतलब यही है बेसिकली कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा नहीं बढ़ाएगा इन चारों ऑप्शन में। अगर रेस्पिरेशन की बात किया जाए ये ऑक्सीजन इसमें लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। ओके, तो ये तो बढ़ाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ेंगे तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। ओके, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। तो इसमें बाहर छोड़ रहा है तो बेसिकली यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है जिससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहा है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है कि डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर वो होते हैं जैसे कोई एनिमल डेड कर गया और उस पर बैक्टीरिया जब बैठेंगे तो वो डिकम्पोज करेंगे। अगर वो डिकम्पोज कर रहे हैं जिस वजह से क्या होगा कि उस बैक्टीरिया के द्वारा जो रेस्पिरेशन किया जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बढ़ाएंगे। ओके, तो ये रीज़न है कि ये भी आपका ऐड करेगा। ओके, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि वोल्केनिक एक्शन, यानी जब वोल्केनो फूटता है, यानी जब वोल्केनो फटता है बेसिकली तो उस दौरान कई मिक्सचर ऑफ गैसेस निकलती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो जिस वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। यही रीज़न है कि जो ये चारों ऑप्शन दे रखा है इसमें बढ़ेगी, इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो घटेगा। क्यों? वही सवाल पूछ रखा है कि डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए प्राइमरी कॉज है, यानी मुख्य रूप से उन्हीं की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक एक करके हम लोग पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहला कह रखा है आपको एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जितना ज़्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, ये कॉज करेगा, बिल्कुल करेगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ड्रिवन बाई ऑयल, यानी फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं वो एक्सप्लोड कर जाएंगे, ये भी आपका इस वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, बिल्कुल होगा, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी ये बेसिकली कॉज करेगा। ओके, स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर्स, जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं ये अभी साइंटिस्टों ने इसको प्रूव नहीं कर पाया है कि इस वजह से जो क्लाइमेट चेंज होगा वो बढ़ेगा। ओके, यानी इस वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है अभी, तो ऑप्शन सी आपका नहीं होगा। और स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि हैवी डिफॉरेस्टेशन, यानी जितना ज़्यादा पेड़ यानी जंगलों को काटेंगे वो क्लाइमेट चेंज में बढ़ोतरी करेगा, ये बिल्कुल करेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि स्टेटमेंट 3 अगर आपका नहीं हो रहा है तो जिन जिन में होगा वो आंसर आपका नहीं होगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ तो 2 ही ऑप्शन दे रखा है, तो यानी ए सही है, 2 सही है और 4 सही है, तो ए 2 4 इसी ऑप्शन में है। स्टेटमेंट बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू एमिशन ऑफ, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहा है कि किसकी वजह से ये बेसिकली जो होता है, किन किन वजहों से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो नाइट्रोजन की वजह से,
कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, या हाइड्रोकार्बन की वजह से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जिस वजह से जो ये ग्लोब है, ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ाने में ये हेल्पफुल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, हाइड्रोकार्बन भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। यानी सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कितना हो जाएगी, वो नेचुरल एटमॉस्फेयर का नेचुरल बैलेंस की कंडीशन में लेके चला है। ओके, यानी इसका जो नेचुरल कंसंट्रेशन होना चाहिए वो लगभग 0.03% होता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और गैसेज वाला जो चार्ट आप देखेंगे तो उसमें दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 0.03% होना चाहिए एक नेचुरल बैलेंस बनाने के लिए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। इस सवाल ये कह रहा है कि ये किसके द्वारा एमिट होता है। ओके, तो अगर मीथेन के एमिशन की बात किया जाए, यानी मीथेन का एमिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों तरीके से होता है, नेचुरल भी होता है, नेचुरल, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये एंथ्रोपोजेनिक या मैन इंड्यूस्ड भी होता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड। ओके, अगर नेचुरल में अगर देखा जाए स्टूडेंट, नेचुरल में सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा वेटलैंड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो दीमक होते हैं, दीमक से भी क्या होता है कि आपका मीथेन रिलीज होता है, यानी टर्माइट्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ओशन जो होते हैं यानी महासागर जो होते हैं, आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। सेडिमेंट्स की अगर बात करें तो आपको वहाँ भी मीथेन रिलीज होने के चांसेस दिखते हैं, सेडिमेंट्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वोल्केनो जो होता है वो रिलीज करता है, बिल्कुल करता है ये वोल्केनोज। इसके अलावा जो जंगलों में आग लग जाती है यानी वाइल्ड फायर्स, ये कुछ जो मुख्य रूप से कारण हैं जहाँ से मीथेन का रिलीज होता है, ये कुछ नेचुरल कारण है। अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड की हम लोग बात करें कि मनुष्य के द्वारा कौन कौन से क्रियाकलापों के द्वारा मीथेन आपका निकलता है, तो पहला तो आप ये लिख लीजिए कि एग्रीकल्चर के द्वारा होता है। अब एग्रीकल्चर के द्वारा कैसे होता है, तो सपोज कीजिए कि कोई आपने एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पैडी फील्ड जो होता है, धान आप लगाते हैं, धान के फील्ड से क्या निकलता है, मीथेन। इसके अलावा जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं यानी जैसे गाय भैंस हो गया, ये जब मतलब बैठ के अपना भोजन वापस चबाते हैं तो उनके दौरान भी क्या होता है कि आपका ये जो मीथेन होता है वो रिलीज होता है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक आप कह लीजिए। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए जो लैगून्स होते हैं, लैगून्स यानी जो समुद्र के किनारे वाले एरिया आपको देखने मिलते हैं, लैगून्स में जब किसी खाद का स्टोर किया जाता है तो उस दौरान भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री में भी आपको देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन निकलते हैं उसमें भी आपको मीथेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग वेस्ट फेंक देते हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां वेस्ट को फेंक देती हैं, वेस्ट फ्रॉम होम एंड बिजनेसेस कर लीजिए, तो इसके दौरान भी क्या होता है कि आपको मीथेन रिलीज होते हुए दिखेगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसी पॉइंट के थ्रू क्या होगा, मीथेन रिलीज होते हैं। नेचुरल भी मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन इंड्यूस्ड का भी एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। तो अगर इस सवाल के ऑप्शन को हम लोग पहले चेक करते हैं, फिर करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचने की कोशिश। पैडी फील्ड वनली की बात कर रहा है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो सिर्फ ये तो नहीं होगा। टर्माइट्स मैंने आपको बताया कि नेचुरली ये भी रिलीज करते हैं, तो यानी इसका करेक्ट आंसर आपका बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, यानी पैडी फील्ड से भी मीथेन निकलता है, टर्माइट से भी निकलता है, और जगहों से जहां जहां से निकलता है मैंने आपको बता दिया, वो आप शॉर्ट नोट्स में कहीं अपना लिख लीजिए। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द गैस विच इज एमिटेड इन पैडी फील्ड एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, यानी बेसिकली
जो गैस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो ये बेसिकली यही पूछ रहा है कि पैडी फील्ड से निकलने वाला वो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो नाइट्रोजन होता है, नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं होता। ग्रीन हाउस गैस है लेकिन पैडी फील्ड से रिलीज नहीं होता। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, मीथेन रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज बीन, चार स्टेटमेंट दे रखा है। तो कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी कौन कौन से पॉइंट इसमें आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। तो बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो उस वजह से क्या जो ग्लोबल कम्युनिकेशन है वो बेटर हो सकता है। अब आई डोंट नो। दूसरा कह रहा है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, या बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जिस वजह से ग्लेशियर जो होंगे वो मेल्ट करेंगे। ये आपका स्टेटमेंट तो सही है। ओके, ऑप्शन तीन कह रहा है, स्टेटमेंट तीन कह रहा है कि फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम, बिल्कुल ये करेक्ट होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एनिमल्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो जो फ्लावरिंग प्लांट यानी जो मैंगो ट्रीज को पॉलिनेट करते हैं, वैसे इंसेक्ट में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। वो तो समय से पहले भी वो पॉलिनेशन कर सकता है, जिस वजह से क्या होगा कि वो अगर पॉलिनेशन कर दिया तो मैंगो ट्री में जो फ्लावरिंग होगी वो टाइम के पहले हो सकती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ओके, स्टेटमेंट चार कह रहा है कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, बिल्कुल जब टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा तो कई तरीके की बीमारियां ह्यूमन में देखने को मिलेंगी, जिससे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यानी बी, दो, तीन, चार अगर हम लोग देखें किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है। इसका मतलब है कि तीन ही स्टेटमेंट का अगर आपको पहला वाला नहीं भी पता है तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीन स्टेटमेंट का ही ऑप्शन बना रखा है। ओके, यानी जो बेटर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन ग्लोबल कम्युनिकेशन है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। दो सही है, तीन सही है, चार सही है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगेन वही सवाल रिपीट कर रखा है। तो पहला दे रखा है आपके राइज इन सी लेवल, बिल्कुल राइज करेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, जिस वजह से सी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बिल्कुल होगा, तभी तो सी का लेवल बढ़ेगा। स्प्रेड ऑफ डिजीज बिल्कुल होगा। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कोरल रीफ्स जो होते हैं वो ब्लीच कर जाएंगे, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ये चारों जो हैं वो आपके इम्पैक्ट होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। यानी ये चार ऑप्शन दे रखा है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल ये कह रहा है कि पिछले एक शताब्दी यानी एक शतक जो है 100 वर्ष में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एवरेज कितना बढ़ गया है। तो ये रफली 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। ओके, ये रफली 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो ये करेक्ट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएबल ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड लिख रखा है। ओके, ये लगभग 1 डिग्री के बराबर देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कॉज्ड कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी। कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 2024 का सवाल है। ओके, तो सवाल चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है या कौन सा रीजन है जिस वजह से अंडमान एंड निकोबार में जो कोरल ब्लीचिंग हुआ है मास लेवल पे आपको देखने को मिला है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन कोस्टल रीजन। ऑप्शन बी कह रहा है कि इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन इंडियन ओशन। ऑप्शन सी कह रहा है कि हैवी मैरीन पॉल्यूशन। ऑप्शन डी कह रहा है कि डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन इंडियन ओशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो कोरल ब्लीचिंग का मेन रीजन है वो समुद्र का जो पानी है उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपको देखने को मिल रहा है, ये मेन रीजन है। यानी इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर, सी वाटर टेम्परेचर। ओके, यही अगर इसका मेन रीजन है तो मेन रीजन
तो हम लोग पहले उस ऑप्शन की तरफ चलते हैं जहाँ पे सी टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो इंडियन ओशन का है वो बढ़ जाएगा, या ऑप्शन डी कह रहा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर इंडियन ओशन का घट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन डी तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी अगर नहीं होगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते ऑप्शन है। जब भी आपको दो मिलते जुलते ऑप्शन देखें तो आप मान के चलिए कि मोर देन 90% चांस यही है कि उन्हीं दोनों में से कोई एक सवाल आपका, एक ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, लेकिन एग्जामिनर 4 ऑप्शन बनाएगा तो चारों ऑप्शन को भी आपको एक बार खंगालना चाहिए। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिल्कुल ये होगा, लेकिन अगर मेन रीजन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 डिग्री टेम्परेचर इंडियन ओशन का बढ़ जाना। ओके, ये आपका स्टेटमेंट, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो मरीन पॉल्यूशन होगा इसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होता है, और इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बढ़ जाने से भी ये कोरल ब्लीचिंग होता है। लेकिन मेन रीज़न की अगर हम लोग बात करें, मुख्य रीज़न, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओशन का 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का बढ़ जाना। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि कोरल ब्लीचिंग का मेन रीज़न ये है कि टेम्परेचर, जो सी वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, यानी बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट का, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था। मैंने वहाँ पे बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जा रही हैं, वो जो सूर्य की किरणों से जो गर्मियाँ आती हैं उसको ट्रैप कर लेती हैं, और वही इस एटमॉस्फेयर को, यानी इस अर्थ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने में या गर्म रखने में मदद करती हैं। ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जो मतलब इस एटमॉस्फेयर से या इस पृथ्वी से अगर इस गैसेस को हटा दिया जाए तो हमारे धरती का जो, हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको वहीं पे बताया था कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी पर जो भी गैसेस पाई जा रही हैं, अगर उसे हम अपनी पृथ्वी से रिमूव कर दें, हटा दें, तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज, ये बेसिकली 2010 और 2015 और 2018 में पूछ रखा है। तो ये अगर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है वो आपका चाइना है। फर्स्ट पे इस समय करंट में देखा जाए तो चाइना है। चाइना मुख्य रूप से लगभग 28% पूरी दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड अकेले ही रिलीज करता है। सेकंड पे अगर देखा जाए तो आपका यूएसए आ जाएगा। ओके, कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि चाइना होगा या यूएसए, तो आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो चाइना में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। यूएसए की अगर बात करें तो ये लगभग 15% पूरी दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड गैस अकेले ही रिलीज करता है या एमिट करता है। तीसरे नंबर पे अपना प्यारा भारत आ जाएगा। इंडिया आज के समय में अगर देखा जाए तो लगभग 7% रिलीज करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगर फोर्थ पोजीशन पे देखा जाए तो आपका रसिया आ जाएगा। रसिया लगभग ये 5% करता है। और फिफ्थ नंबर पे अगर देखा जाए तो आपका जापान आ जाएगा। जापान की अगर हम लोग बात करें तो आज के समय में लगभग ये 3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। ओके, तो सवाल क्या पूछा है, टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज, लार्जेस्ट पूछ रखा है तो इसका करेक्ट आंसर आपका चाइना हो जाएगा, लगभग 28% रिलीज करता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये फैक्चुअल है, एक हिसाब से ये करंट में भी रहता है। अक्सर हर साल करंट के जो भी इन्वायरमेंटल रिपोर्ट आती है ना, उसमें आपको देखने को मिलता है कौन सा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिटर है। ओके, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में वो कौन सी कंट्री है जिसे कार्बन नेगेटिव कंट्री कहा जाता है। पहला दे रखा है अफगानिस्तान, दूसरा है आपका बहरीन, तीसरा दे रखा है आपका भूटान, चौथा दे रखा है आपका नेपाल। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले ये समझ लिया जाए कि कार्बन नेगेटिव कंट्री होता क्या है, यानी इसका मतलब क्या होता है। कार्बन नेगेटिव कंट्री ऐसे देश को कहते हैं, ऐसे जगह को कहते हैं जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उससे अधिक अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं।
यानी कहने का मतलब ऐसा देश जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो अपने एटमॉस्फेयर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यानी जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो गैस एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसी कंडीशन को बोलते हैं कार्बन नेगेटिव कंट्री। तो अगर आज के समय में देखा जाए तो भूटान जो है ये एक कार्बन नेगेटिव कंट्री के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी देखने को मिलता है। अभी एग्जैक्ट मुझे फिगर तो नहीं याद है, लेकिन भूटान का आई थिंक मोर देन 80% के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपको उसके मतलब जितना जोग्राफिकल एरिया है, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन मोर देन 80% तो इतना मुझे पता है कि इससे है। ओके, तो भूटान आपका आज के समय में देखा जाए तो एक कार्बन निगेटिव कंट्री है। कार्बन निगेटिव का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि कोई भी देश इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है उस देश का एटमॉस्फेयर उससे ज़्यादा कहीं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2024 में आया है ये कि व्हाट डज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी इसे आईपीसीसी बोलते हैं, शॉर्टकट में आईपीसीसी। ओके, आईपीसीसी बोलते हैं इसको बेसिकली। और ये कह रहा है कि एम्फसाइज रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ओके, तो सवाल क्या कहना चाह रहा है कि आईपीसीसी एम्फसाइज रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। तो दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला कह रहा है कि ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर एनफ। दूसरा कह रहा है कि डीप रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शन आर इसेंशियल। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन को हम लोग को चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये कह रहा है कि ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे एंड लिमिटेड यानी एक मात्रात्मक रूप से रिडक्शन आर एनफ। इस दुनिया में अगर आज के समय में देखा जाए तो कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रोसेस किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो एनफ नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट कुछ एक्सट्रीम है, तो ये आपका गलत होगा। ओके, ऑप्शन स्टेटमेंट बी की बात करें अगर तो डीप रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शन आर इसेंशियल, या बिल्कुल ये करेक्ट होगा क्योंकि जरूरी है। क्या? डीप रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शन किस चीज का? ग्रीन हाउस गैसेस का। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है क्योंकि ये एनफ दे के बहुत ही मतलब भयानक ये वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो कि सरासर गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो एक गलत है, तो ये चला गया आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ओनली 2। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा सा हम लोग आईपीसीसी के बारे में जान लेते हैं, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली एक तरीके का क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्लाइमेट चेंज और जो उससे इम्पैक्ट होते हैं उसको एसेस करता है। ओके, इसके अगर एस्टैब्लिशन मतलब यानी किस वर्ष इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1988 में किया गया था। ओके, इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो है वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ओके, जो कि आप सभी लोगों का एक ड्रीम कंट्री होगा घूमने के लिए। ओके, तो जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहीं इसका हेडक्वार्टर है। किसका? आईपीसीसी का। ओके, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो WMO प्लस यूनेप, ये इन दोनों ने मिल के आईपीसीसी को इस्टेब्लिश किया गया था। WMO का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, इन दोनों ने मिलके ही आईपीसीसी को इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और इसके कुछ काम की अगर हम लोग बात करें कि ये फंक्शन क्या करता है, यानी इसके फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली आईपीसीसी के, तो इसके मुख्य रूप से कई फंक्शन है, लेकिन कुछ को मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे कि क्लाइमेट चेंज पर जो साइंटिफिक अध्ययन होता है उसको करना, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण और उसके जो इफेक्ट होते हैं उसका आकलन करना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो सरकारों के लिए नीतिगत रिपोर्ट होते हैं या सुझाव होते हैं उसको वो देता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम करने के जो उपाय होने चाहिए उसको बताता है। तो बेसिकली इसके कई ब्रॉड लेवल पे जो सजेशंस होते हैं, इसका मुख्य काम वही है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो ये बेसिकली सजेस्ट कर सकता है किसी को। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विद रेफरेंस टू नेट जीरो गोल फॉर 2050 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, यानी नेट जीरो की बात कर रहा है। यह एक रिपोर्ट है
और इसके बारे में हमें सही जो स्टेटमेंट है उसको देखना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इट मीन्स दैट अ कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू 0 बाई 2050। यानी स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि कोई भी कंट्री है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री 2050 तक जो भी एमिट कर रही है पॉल्यूटेंट या ग्रीन हाउस गैसेज उसको जीरो कर देगा। कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लग रहा है ये? स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं एक बार। इट मीन्स दैट अ कंट्रीज एमिशन विल बी कंपेंसेटेड बाई एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकली सही लग रहा है। ओके, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि 2050 तक अभी कोई कंट्री ऐसी है नहीं कि जो एमिट कर रहा है यानी ग्लोबल वार्मिंग गैसेज उसको जीरो कर दे। जीरो करने के लिए तो मतलब अलग ही लेवल है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नेट जीरो होता क्या है। अगर नेट जीरो की बात किया जाए हम लोग स्टूडेंट, व्हाट इज नेट जीरो, इस वर्ड का अगर बेसिकली मतलब देखा जाए तो नेट जीरो का मतलब होता है कि जितनी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ी जा रही हैं उतनी ही वातावरण से रिमूव कर दी जाए, हटाई जाए या अवशोषित कर ली जाए। ओके, यानी कहने का मतलब है कि जितना आप ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहे हैं उतना ही आप ग्रीन हाउस गैस को रिमूव कर दें एटमॉस्फेयर से। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? नेट जीरो। यानी जितना आप एमिट कर रहे हैं उतना ही आप रिमूव कर लें, इसी को बोलते हैं नेट जीरो। यानी इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें कि एमिशन माइनस रिमूवल, ये माइनस है, ओके, रिमूवल इज इक्वल टू जीरो। यानी जितना आप एमिट कर रहे हैं उतना ही अगर आप रिमूव कर दे रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को अपने एटमॉस्फेयर से, तो उसी को बोलते हैं क्या? नेट जीरो। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, ये जो रिपोर्ट आई थी ये सवाल में पूछ रखा है, इसको रिलीज किसने किया था? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA उसका शॉर्टकट है, उसने ही रिलीज किया था। तो स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है ये आपका गलत है और स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सवाल करेक्ट पूछ रखा है। ओके, आई होप ये सवाल समझ में आया होगा और नेट जीरो का मतलब भी आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये असर्शन रीजन का सवाल है और ये कह रहा है कि पहला कह रहा है असर्शन कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया। यानी जो क्लाइमेट चेंज है वो आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत में सोशल टेंशन को बढ़ा रहा है। ओके, रीजन क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव सीरियस रिपरकशंस ऑन फूड सिक्योरिटी। ओके, तो सवाल इसके दोनों स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पहले रीजन को समझते हैं कि द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव सीरियस रिपरकशन ऑन फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है स्टूडेंट? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कोई देश अपने जितने भी नागरिक हैं उनको प्रॉपर तरीके से फूड जो होते हैं उसको मुहैया कराने की एक क्षमता रखती हो, उसी को हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। यानी जब किसी कंट्री का जो वेदर और वेदर कह लीजिए या वहाँ का क्लाइमेट है वो अगर नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है तो वहाँ पे जो प्रॉपर तरीके एग्रीकल्चर होगा वो सही होगा और फूड सिक्योरिटी की कंडीशन में अगर उस पर्टिकुलर कंट्री के पास उतना एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो उतना उगा सकता है जिससे उसको उसके देश के लोग प्रॉपर तरीके से फूड को अपने कंज्यूम कर सकें। लेकिन अगर वहीं सोचिए कि अगर उसके पास प्रॉपर तरीके का एग्रीकल्चरल लैंड तो है लेकिन वहाँ पे जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना आ जाते हैं जैसे साइक्लोन आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, बाढ़ आ गया, ड्रॉट आ गया, इस कंडीशन में क्या होगा कि वो उसके जो एग्रीकल्चरल लैंड होने के बाद भी वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की समस्या जो है वो इनसिक्योरिटी के रूप में बनी रहेगी। यानी वहाँ पे उतना प्रॉपर तरीके से फूड नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन होगा उसके पास फूड सिक्योरिटी के चांसेस उतने होने के चांसेस हैं, मतलब जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनसे तो कहीं ज़्यादा वो बेहतर ज़िंदगी जीने की क्षमताओं में रहेंगे, ओके, कंडीशन में रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी जो रीज़न कह रहा है वो तो बिल्कुल सही है। तो इससे क्या होगा कि समाज में जो होगा वो सोशल टेंशन बढ़ेगा। तो यानी जो असर्शन कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से फूड सिक्योर नहीं हो पाएगा तो समाज में अलग अलग तरीके से लोग मतलब
टेंशन में रहेंगे। बेसिकली एक हिसाब से ये सोशल टेंशन को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। ओके, तो रीजन भी सही है आपका, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट रीजन। ओके, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थियरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब चारों ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा जो एस्ट्रोनॉमिकल थियरी ऑफ क्लाइमेट चेंज से है उससे संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले ये तो जान ले कि एस्ट्रोनॉमिकल थियरी ऑफ क्लाइमेट चेंज है क्या। ओके, तो एस्ट्रोनॉमिकल क्लाइमेट चेंज थियरी की अगर हम लोग बात करें तो इसको 1920s के दौरान एक सर्बियन साइंटिस्ट या एस्ट्रोफिजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था मिलुटिन मिलेंकोविच। ओके, ये कहाँ से थे? सर्बिया, ये यूरोप में कंट्री है, वहाँ से थे। ओके, तो ये इन्होंने 1920 में इस थियरी को लेकर के आया। कौन सी थियरी? एस्ट्रोनॉमिकल थियरी ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इस पर नज़र बनी रहे। एस्ट्रोनॉमिकल थियरी ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, इसको कौन लाया? मिलुटिन मिलेंकोविच, जो कि एक सर्बिया के एस्ट्रोनॉमर थे। कब लाया था? 1920s के दौरान। ये थियरी क्या कहती है? ये कहती है कि वेरिएशन इन एक्सेंट्रिसिटी, इसके अलावा एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ और प्रीसेशन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ओके, ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया कि वेरिएशन इन एक्सेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट और प्रिसेशन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये तीनों डिटरमाइन करते हैं किसी क्लाइमेटिक पैटर्न को जो कि अर्थ के ऑर्बिटल फोर्स के द्वारा होता है। यानी ये थियरी बेसिकली यही कहना चाह रही है कि ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया यही डिटरमाइन करती है क्लाइमेटिक पैटर्न ऑन अर्थ थ्रू ऑर्बिटल फोर्सिंग के द्वारा। ओके, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो मिलुटिन मिलेंकोविच ने दिया था। तो यहाँ पे अब हम लोग सवाल पे आते हैं। पहला क्या कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल थियरी ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट ये सही होगा, ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस ये भी सही होगा, प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस ये भी आपका सही होगा। लेकिन ये थियरी ये नहीं कहती कि सोलर इरेडियंस। ओके, तो यानी ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस थियरी से ये रिलेटेड नहीं है। कौन सा? सोलर इरेडियंस। ओके, ये पॉइंट आप लोग थोड़ा इतना ध्यान रखिएगा कि ये एस्ट्रोनॉमिकल थियरी किसने दिया था और ये थियरी क्या कहना चाह रही है। ओके, तो ये थियरी बेसिकली जो ऊपर के तीन ऑप्शन ए बी सी है तीनों कहना चाह रहा है, लेकिन इसमें ये सोलर इरेडियंस का मतलब नहीं है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु हैड सजेस्टेड दैट शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेटिक चेंज। वही अभी जो मैंने आपको बताया वही थियरी के बारे में पूछ रहा है कि किसने कहा था। तो मैंने वहाँ पे बताया कि 1920s में एक सर्बिया के एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था मिलुटिन मिलेंकोविच, इन्होंने ही कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी पहला ऑप्शन कह रहा है आइस कोर, दूसरा कह रहा है फॉसिलाइज्ड पोलन, तीसरा कह रहा है ट्री रिंग ग्रोथ, चौथा कह रहा है इवेपोरेट डिपॉजिट। तो इन चारों ऑप्शन में ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज को प्रोवाइड करता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे, यानी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की कंडीशन जब आती है तब उसे हम लोग क्रायोजेनिक की कंडीशन कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज में अगर ऐसा इंडिकेटर होगा तो ऑब्वियस बात है वो बहुत ठंडी बहुत चीजों की बात कर रहा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आइस कोर। क्यों? क्योंकि यही एक ऑप्शन ऐसा है जो कि क्रायोजेनिक इंडिकेटर के रूप में काम कर सकता है। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। ओके, आइस कोर कंडीशन क्या होता है? सपोज कीजिए स्टूडेंट ये पहाड़ है, इस पे क्या हो रहा है कि समय के साथ बर्फबारी होती जाती है और बर्फ जमते जाते हैं।
तो ये बार बार ये समय के साथ देखेंगे आप, तो जो सबसे पहले बर्फ गिरा होगा वो नीचे चला जाएगा, जो लेटेस्ट वाला होगा वो धीरे धीरे इसके ऊपर होता चला जाएगा। ओके, तो इसमें साइंटिस्ट या जो जोग्राफर होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे एक इसको छेद करके एक कोर निकालते हैं बेसिकली, और उसको स्टडी करते हैं। तो वो ये पाते हैं कि जो सबसे ज्यादा ओल्ड है वो नीचे है, तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में एक इंडिकेशन देता है। ओके, कि उस समय कैसा क्लाइमेट था, आज के समय में कैसा क्लाइमेट है। तो यही एक आइस कोर टेक्निक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट ये लेक्चर आपको आज का पसंद आया होगा, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आपके मैं हर एक लेक्चर में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कुछ सजेशन की अगर जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग सजेस्ट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और आपके सजेशन को मैं बेसब्री से इंतजार भी कर रहा हूं कि जो भी कमियां होंगी आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, जिससे मैं उसे आगे आने वाले जितने भी लेक्चर में या सीरीज जो मैंने कंटिन्यू किया है उसको सुधारने की कोशिश करूँ। ओके, आपके सजेशन के बिना मैं कैसे सुधारूंगा कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। ओके, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छी सीरीज है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे पीवाईक्यूज मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो बेसिकली वो पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ओके, मैं यहाँ से कोई नया सवाल आपको यहाँ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जितने पीवाईक्यूज टॉपिक के साथ आए हैं उसे मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ विद चारों एक्सप्लेन्ड तरीके से ऑप्शन के साथ। ओके, हर एक ऑप्शन जहाँ पे पॉइंट समझ नहीं आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि इससे सवाल बन सकता है, उसको मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। ओके, किसी को किसी तरीके का अगर दिक्कत है तो वो कमेंट में जरूर जाके अपना दिक्कत जरूर हमें बताएगा, शेयर करेगा, तो उसे मतलब हम समझेंगे और इस वीडियो को और प्रॉपर तरीके से इसमें जो मॉडिफाई करने की जरूरत होगी उसको मॉडिफाई करके अगेन इसको वीडियो को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसको लाइक भी करेंगे, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ और ढेर सारे सवालों के साथ। ओके।